जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। दोस्तों एक समतल दर्पण में ध्यान रखना, आपतित किरण अगर 60 का बनाती है तो परावर्तित किरण भी 60 का ही बनाएगा। ध्यान रखना, परावर्तन कोण भी कितने का होगा, 60 का होगा, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 अंश है, यदि अपवर्तन के बाद का कोण 30 अंश हो तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक कितना होगा, तो 3 होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का गुणन कोण कितना होता है दोस्तों, दोगुना हो जाता है। ध्यान रखना, 2 थीटा होगा। यदि किसी दर्पण को मान लो हमने 30 अंश कोण से घुमा जाता है तो परावर्तित कितना उड़ जाएगा, 3 दूना 60 हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का गुणन कितना होगा, घूर्णन कोण कितना होगा, 2 थीटा हो गया, यानी कि दोगुना हो जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश जाता है किससे, हीरे से। जब दोस्तों कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, ब्रग तृष्णा का उदाहरण क्या है, तो ब्रग तृष्णा या रेगिस्तान में मरीचिका का बनना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, या हीरे का चमकना, ये सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला साथियों, पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों जो पेट के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए एंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है, तो एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ध्यान रखना, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है एंडोस्कोपी, यानी कि पहला हो जाएगा। अगला है, इंद्रधनुष के कारण होता है, तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। ध्यान रखना, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं जो बादल में बनता है, तो उसका कारण होता है, किसके कारण बनता है, परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है दोस्तों, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, तो ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ध्यान रखना, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है या नीला दिखाई महसूस होता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो विसरण का कारण है दोस्तों धूल कण। ध्यान रखना, धूल कण, जो धूल धुएं के कण होते हैं, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूल कण। ध्यान रखिएगा। अगला है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों, क्योंकि दोस्तों लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। ध्यान रखना, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। ध्यान रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होने के कारण ये अधिक दूर से दिखाई पड़ता है, तो इसलिए खतरे के जो निशान होते हैं लाल खतरे के निशान माना गया है, तो सिग्नल के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का। ठीक है, क्योंकि इसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, अगला है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है, तो बारूद बनाने में किसका प्रयोग होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का। ध्यान रखना, KNO3 होता है वो इसका सूत्र। बारूद बनाने में कितने से एक का इस्तेमाल किया जाता है, किसका प्रयोग होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। अगला है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो ये चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। ध्यान रखना, गन पाउडर चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। ठीक है दोस्तों, अगला, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो मैग्नीशियम धातु Mg ना निकाली जाती है, क्या निकाली जाती है, Mg। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। ठीक है, अगला है, अति मुलायम खनिज टाल्क सॉप स्टोन मुक्ता क्या है, तो दोस्तों ये है आपका मैग्नीशियम सिलिकेट है। ध्यान रखिएगा, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुक्ता क्या कहलाता है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट को बोला जाता है सोप स्टोन। ध्यान रखना, सोप स्टोन क्या होता है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ध्यान रखना, अगला है,
निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का, ध्यान रखना। किस एक पदार्थ का प्रयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है रंगाई और चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? मैग्नीशियम सल्फेट का, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होती है, लेकिन फास्फाइन नहीं होती, ध्यान रखना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो कार्ल सीले ने की है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? कार्ल सीले ने की है। सबसे प्राचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। सबसे प्राचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। अगला है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं तुम्हारे एक ऑक्सीजन 6 होते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है। CH4 मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, O2, ध्यान रखिएगा। अगला है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एलोट्रोप्स, यानी कि अपर रूप है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एक दूसरे का अपर रूप है, इसको एलोट्रोप्स बोला जाता है, एलोट्रोप्स। ठीक, तो ये दोनों ऑक्सीजन और ओजोन अपर रूप है। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो जो दोस्तों ताज़ी हरी सब्जियां होती हैं वो विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, तो ताज़ी सब्जियां हो जाएगा। विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन होता है? ताज़ी सब्जियां। अगला है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो गेहूँ अंकुरित का तेल सबसे अच्छा होता है विटामिन ई। विटामिन ई सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? गेहूँ अंकुरित का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत में कौन सा है? गेहूँ अंकुरित का तेल। अगला है, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो विटामिन के संश्लेषण भूमिका किसके संश्लेषण में? तो प्रोथ्रोम्बिन, ध्यान रखना। विटामिन के मुख्य भूमिका अदा करता है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में, ध्यान रखें। किसके? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो विटामिन के होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए, यानी कि रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, विटामिन के द्वारा ही रक्त का थक्का बनता है। तो रक्त के स्कंदन में कार्य करता है कौन? विटामिन के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के ही है दोस्तों। कौन सा? विटामिन के। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।